परीक्षा। तो 9 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं और थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे ताकि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और इसके बाद इन सारे जितने भी 13 चैप्टर है सबकी एक रिवीजन क्लास आएगी, उसमें आपको सारी रिवीजन हो जाएगी। जब रियासत, चलो स्टार्ट करते हैं हम ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए। तो इस चैप्टर का जो नाम है वो परीक्षा है, और जो गद्य की एक मतलब कौन गद्य, जो हिंदी की गद्य विधाएं होती हैं उसमें इसका मतलब ये निबंध है, जैसे कहानी नाटक होते हैं। तो परीक्षा क्या है, गद्य की जो विधा है वो निबंध विधा है। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजन सिंह बूढ़े हुए, तो यहाँ पर देवगढ़ के दीवान, दीवान मतलब मंत्री, उसका नाम क्या था, सुजान सिंह बूढ़े हुए तो परमात्मा की याद आई जाकर। तो उनको क्या हो गया, वो बूढ़े हो गए और उनको परमात्मा की याद आई। जाकर महाराज से विनय किया कि दीनबंधु, वो अपने महाराज से जाकर कहते हैं, दीनबंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की। वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि मैंने आपकी सेवा 40 साल तक की, अब मेरी अवस्था भी ढल गई है। वो कह रहा है कि मेरी उम्र बढ़ गई है, राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही, कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी जिंदगी की नेकी नामी मिट्टी में मिल जाएगी। वो कहते हैं कि अब मेरी उम्र हो गई है, यदि मुझसे अब कोई भूल चूक हो गई तो जो भी मैंने आपका सेवा कार्य किया था सब मिट्टी में मिल जाएगा। राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे, बहुत समझाया लेकिन दीवान साहब न माने और हार कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। पर उन्होंने दीवान के सामने एक शर्त रखी कि रियासत का जो अगला दीवान होगा वो आप ही मुझे ढूंढ कर दोगे। तो अपने दीवान से कह रहे हैं राजा यहाँ पर। तो दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकाला गया। जो दूसरे दिन क्या हुआ, जो भी समाचार पत्र थे उनमें यह विज्ञापन निकाला गया कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है, जो सज्जन अपने को इस पद के योग्य समझे वो वर्तमान सरकार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हो जाएं। सुजान सिंह कौन था, वो दीवान था कि उसकी सेवा, क्योंकि उसको नियुक्ति का कार्य दिया गया था। यह जरूरी नहीं है कि वो ग्रेजुएट हो, मगर हष्ट पुष्ट होना चाहिए। मदाग्नि के मरीज को यहाँ तक कष्ट उठाने की कोई जरूरत नहीं है। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन आचार विचार की देखभाल की जाएगी। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। ये सभी उन्होंने क्या है, ये सभी वहां पर क्या कर दिया, इन्होंने कंडीशन लगा दी कि एक जो वहां पर जो भी दीवान के पद के लिए आएगा वो उनमें क्या क्या होना चाहिए, भी 1 महीने तक यहाँ रहेगा, फिर हम उसको उसके विद्या चाहे कम हो, ग्रेजुएट चाहे ना हो, पर उसके कर्तव्य के विचार किया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में पूरा उतरेंगे उसे उस पद से सुशोभित किया जाएगा। तो 1 महीने का समय दिया गया सभी को। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में तहलका मचा दिया। ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, केवल नसीब का खेल है। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल पड़े। देवगढ़ में नए नए रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवार का एक मेला सा उतरता। कोई पंजाब से चला आता था, कोई मद्रास से, कोई नई फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ, मतलब कोई नए फैशन के कपड़े डाल रखे थे, कोई पुरानी सादगी में था। रंगीन इमामे, चोगे और नाना प्रकार के अंगरखे कटोप देवगढ़ में अपनी सज धज कर दिखने लगे। मतलब अंग रखे, मतलब जो वस्त्र उन्होंने पहन रखे थे उनके प्रकार हैं ये, सज धज कर दिखने लगे। इस प्रकार विशेष संख्या ग्रेजुएटों की थी। सबसे ज्यादा संख्या किसकी थी, ग्रेजुएटों की थी, क्योंकि सनद की कैद न होने पर भी सनद से पर्दा तो ढका रहता था। तो सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया, और एक मनुष्य अपने जीवन की एक बुद्धि के अनुसार एक अच्छे रूप में दिखने की कोशिश करता था। जो भी वहां पर आए थे सभी अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तो मिस्टर ए, मतलब जो भी व्यक्ति आए थे बस उनको नाम अ और क ख ग से रखा गया है। मिस्टर ए 9 बजे दिन तक सोया करते थे। आजकल वो बगीचे में टहलते हुए उष्मा का दर्शन करते हैं। उष्मा मतलब सुबह सुबह जो धुंध होती है उसका दर्शन करते हैं। मतलब वहां पर वो दिखावा कर रहे हैं मंत्री बनने के लिए। वैसे तो अगर 9 बजे उठते थे, अब वो बगीचे में उष्मा का दर्शन करते हैं। मिस्टर द स और ज, उनके घरों पर नौकरों की उन्होंने घर पर तो नौकरों की नाक में दम कर रखा था, लेकिन सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकरों से बातचीत नहीं करते। जो व्यक्ति था द स और ज, घर पे तो नौकरों के साथ बदसलूकी करते थे, पर यहाँ पर मंत्री दीवान का पद के लिए आप और जनाब के बिना बात नहीं करते थे। मिस्टर लय को किताब से घृणा थी, परंतु आजकल बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने लगे थे, और जिससे बात कीजिए वह नम्रता और सादर का देवता बना मालूम देता था। लोग समझते थे कि 1 महीने की झंझट है, किसी तरह काट लें, कि फिर कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है। भी 1 महीने है, वो 1 महीने के लिए यहाँ पर कुल मिलाकर कहे तो वो दिखावा ही कर रहे थे, सब अलग अलग दिखावा कर रहे थे। लेकिन मनुष्यों
का वह बूढ़ा जोहरी आड़ में बैठा था। जो बूढ़ा जोहरी किसको यहाँ पर कहा गया है, जो दीवान सज्जन सिंह उनको देख रहा था किन बुगलों में हंस कहाँ छिपा है। हंस मतलब अच्छा इंसान। एक दिन फैशन वालों की सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। यह प्रस्ताव हॉकी के मंजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। एक दिन क्या किया कि एक हम हॉकी का खेल करते हैं, जो वहां पर आए थे उनके साथ। यह भी आखिर एक विद्या ही है। किसे कहा गया कि ये भी आखिर एक विद्या ही है, टेस्ट ही है, इसे क्यों छिपा कर रखें, संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम आ जाए। तो उन्होंने कहा कि यहाँ से कुछ हाथों की सफाई ही काम आज, चलिए तय हो गया। तो उनका क्या हो गया, हॉकी का मैच तय हो गया। जो भी वहां पर दीवान के पद के लिए आए थे, फील्ड बन गई, खेल शुरू हो गया। गेंद किसी दफ्तर के असिस्टेंट की तरह ठोकरे खाने लगी, कभी इधर कभी उधर। रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराली बात थी, क्योंकि वहां पर कभी ये खेला नहीं गया था। उनके लिए क्या था, ये निराली बात थी। पढ़े लिखे भोले मानुस लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेलते थे। वहां के लोग क्या खेलते थे, शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे। दौड़ कूद के खेल बच्चों के समझे जाते थे, तो इसलिए उनके लिए क्या था, ये निराली बात थी। देखो यहाँ पर ये मैच हो रहा है। खेल बड़े उत्साह से जारी था। धावे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से उड़ते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली आ रही है, लेकिन दूसरी ओर के खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते थे मानो लोहे की दीवार हो। संध्या तक धूमधाम रही अपने, और लोग पसीने से तर हो गए, क्योंकि दोनों तरफ से मैच बहुत अच्छा चल रहा था। तो वो मतलब उन दोनों में उत्साह था, वो बड़ी तेजी से फेंक देते थे और दूसरी साइड वाले लोहे की दीवार के समान उनको गोल करने से रोक लेते थे। खून की गर्मी आंखों और चेहरे पर झलक रही थी। मतलब वो क्या हो गया था, शाम तक खेलते खेलते थक गए थे, हांफते हांफते बेदम हो गए थे जो खिलाड़ी थे। लेकिन हार जीत का निर्णय न हो सका। दोनों अच्छी तरह खेल रहे थे, तो इसलिए क्या हुआ, हार जीत का फैसला नहीं हो सका। और अंधेरा हो गया था। मैदान जरा दूर हटकर एक नाला था, उस पर कोई पुल न था। तो मैदान था जो वहां पर खेल रहे थे, उसके पास एक नाला था। पाठकों को नाले में से चलकर जाना पड़ता, मतलब पाथिक मतलब वहां से आने जाने वालों को नालों में से निकलकर जाना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था और खिलाड़ी लोग बैठे दम ले रहे थे। एक किसान अनाज भरी गाड़ी लेकर उस नाले में आया। तो क्या हुआ, खेल से जो थके हुए खिलाड़ी थे वहीं पर बैठे थे। वहीं पर एक क्या हुआ, जो नाला था वो कच्चा था। तो क्या हुआ, एक किसान है जो अनाज से भरी हुई गाड़ी वहां पर लाया, लेकिन कुछ नाले में कीचड़ था, कुछ हल्की चढ़ाई भी ऊंची थी। तो मतलब नाला क्या था, कच्चा नाला था, तो उसमें चिकड़ होगा और गाड़ी को चढ़ाना थोड़ा मुश्किल होगा। वहां कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों से हाथ से धकेलता, लेकिन बोझ अधिक और बैल कमजोर थे। गाड़ी ऊपर न चढ़ सकी, चढ़ती तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसक कर नीचे पहुंच जाती। मतलब आप समझ लो कि वहां पर जो किसान था वो बहुत परेशान हो गया था, पर उससे वो गाड़ी नहीं निकल रही थी क्योंकि बैल कमजोर थे। गाड़ी ऊपर को ना चढ़ती, और चढ़ती हुई तो कुछ दूर चढ़कर खिसक कर नीचे पहुंच जाती। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझलाकर बैलों को मारता, झुंझलाकर मतलब परेशान होकर, लेकिन गाड़ी उबरने का नाम न लेती। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता रहा, मगर कोई सहायक नजर न आया। सहायक मतलब सहायता करने वाला कोई नहीं आया। वो इधर उधर देखता रहा किसान। गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता, बड़ी आपत्ति में फंसा हुआ था। इसी बीच में खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए हुए उधर से निकले। जो खिलाड़ी थे खेल रहे थे, मतलब जो भी वहां दीवान की पर उसके लिए आए थे पद के लिए, वो खिलाड़ी थे, वो वहां से निकल रहे थे। किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा, परंतु किसी ने मदद का साहस ना हुआ। खिलाड़ियों ने भी उसको देखकर आंखें बंद कर ली। मतलब जो भी वहां से जा रहे थे उन्होंने किसी ने भी जो किसान था उसकी मदद नहीं की, उनको देखकर आंख अनदेखा कर दिया, जिसमें सहानुभूति न थी। जैसे उनमें के अंदर कोई दया नहीं थी। स्वार्थ था, मद था, मगर उदारता और वात्सल्य का नाम भी न था। उनमें क्या था, सब में मद था, स्वार्थ था, उदारता और वात्सल्य का तो नाम ही। वात्सल्य मतलब जो माता पिता का प्रेम होता है, तो उसके अंदर तो क्या है, वो भी नहीं था, प्रेम का भाव ही नहीं था। लेकिन इस समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी, साहस था। जो उन खिलाड़ियों का समूह में, उनमें एक व्यक्ति था जिसके अंदर क्या थी, दया भी था और साहस भी था। आज हॉकी खेलते उसके पैर में चोट लग गई थी। लंगड़ाता हुआ धीरे चला आता था। अकस्मात अचानक उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी, ठिठक गया। उसने किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई। डंडा एक किनारे पर रख दिया, कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल सकता हूँ। उम्मीद करती हूँ आप ये जो है इसका मतलब समझ गए होंगे। मतलब उन खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी था जिसके पैर पे चोट लगी हुई थी, और वो किसान को देखकर उसकी सहायता के लिए चला जाता है। किसान ने देखा कि एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है और झुककर बोला, हजूर मैंने आपसे कैसे कहूं। युवक ने कहा, मालूम होता है कि तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हो। अच्छा तुम इस गाड़ी में जाकर बैलों को साधो। जो वो खिलाड़ी था
तो वो कहता है कि तुम बैलों को साधो, मतलब पकड़ो, मैं पहिए को धकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगी। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहिए को जोर लगाकर उकसाया। कीचड़ बहुत ज्यादा था, वह घुटने तक जमीन पर पड़ गया, लेकिन हिम्मत न हारी उसने फिर जोर किया। उधर किसानों ने बैल को ललकारा, बैलों को सहारा मिला, हिम्मत बंद गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर किया तो गाड़ी नाले से बाहर ऊपर आ गई थी। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। जो किसान है वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोला, महाराज आपने आज तो उभार लिया, मतलब बचा लिया, नहीं तो सारी रात मुझे यहाँ बैठना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो? वो मजाक में कहता है वो खिलाड़ी, क्या आप मुझे अब इनाम देते हो? किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानगी आपको ही मिलेगी। तो वो किसान क्या कहता है, यदि नारायण मतलब भगवान चाहेंगे तो दीवानगी आपको ही मिलेगी। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा तो उसके मन में एक संदेह हुआ, और मतलब क्या यह सुजान सिंह तो नहीं? जो व्यक्ति था उसके मतलब उसकी तरफ देख के ये हुआ, कहीं ये सुजान सिंह तो नहीं, क्योंकि उसकी बातों से उसे ऐसे लगा कि दीवानगी आपको ही मिलेगी। आवाज भी मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही है। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा, मतलब वो लड़का एकदम से चौंक गया और उसने किसान की तरफ देखा, और एकदम से क्या हुआ भी, उसने देखा कि ये चेहरा भी उसके जैसा मिलता जुलता है और आवाज भी वैसी है, सुजान सिंह जैसी। सुजान सिंह कौन था? वो दीवान था वहां की रियासत का, देवगढ़ की रियासत का। और जो किसान था उसने भी तीव्र दृष्टि से मतलब एकदम से उसकी तरफ देखा। शायद उनके दिल के संदेह को भांप गया, तो क्या हुआ, वो उसके संदेह था जो मन में उसको वो भांप गया। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। जो सुजान सिंह क्या कहता है कि गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। तो आपको समझ आ गया होगा, जो किसान था असल में वही सुजान सिंह था, और वो उस लड़के की परीक्षा ले रहा था और उसको कहता है कि गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। जो गहरा पानी होता है उसी के अंदर से मोती मिलता है, इसका मतलब उसको वो मिल गया था। निदान महीना पूरा हुआ और चुनाव का दिन आ पहुंचा। उम्मीदवार लोग प्रातःकाल ही अपनी किस्मतों का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। दिन काटना पहाड़ हो गया था। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते जाते थे। नहीं मालूम था आज किसके नसीब जागेंगे, न जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। संध्या समय राजा साहब दरबार सजाया गया। शहर के रईस और धनंजय लोग, राज्य के कर्मचारी, दरबारी, सब दीवानी की उम्मीदवार का समूह, सब रंग बिरंगी सज दज कर विराजे। उम्मीदवार के कलेजे धड़क रहे थे। जो भी वहां पर उम्मीदवार थे उन सबके क्या था, कलेजा धड़क रहा था। जब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, मेरे दीवानी के उम्मीदवार महाशयो, तो वहां पर खड़े होकर कहा, जो भी मेरी दीवानी के उम्मीदवार महाशयो, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिए उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो, साथ साथ आत्म बल भी हो, क्योंकि बल क्या था, उसने बहुत आत्म बल के साथ उसकी जो गाड़ी थी उसको निकाला था। हृदय में वह उदार हो, चोट लगने के बाद भी देखो वो कितना उदार हृदय का था। आत्म बल वह आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे, और इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा पुरुष मिला है। ऐसे गुणवान संसार में कम है, और जो किसी कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं तो उन तक पहुंच नहीं है, तो उन तक हमारी क्या है, पहुंच नहीं है। मैं रियासत के पंडित जानकी नाथ शाह को दीवानी पाने पर बधाई देता हूँ। तो वहां पर सुजान सिंह उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि मैं इस रियासत के उस पंडित जानकी नाथ शाह को दीवानी के पद पर बधाई देता हूँ, जो उसने उसकी हेल्प की थी किसान की। तो उसका नाम क्या था, जानकी नाथ शाह। ये आपको याद रखना है, क्योंकि पूरी चैप्टर के अंदर हमने पढ़ लिया, कहीं पर भी उसका नाम नहीं आया। और क्वेश्चन बन के आ सकता है कि जिसने जो किसान की फंसी हुई गाड़ी थी उसकी हेल्प उसकी सहायता किसने की थी, उसका नाम क्या था, जानकी नाथ शाह उसका नाम था। ठीक है। रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने जानकी नाथ की तरफ देखा और उम्मीदवार दल की आंखें उधर उठी, मगर उन आंखों में सत्कार था। जो भी उम्मीदवार थे उन सबकी आंखों में क्या था, सत्कार था। इन आंखों में ईर्ष्या ठीक है। तो जो भी लोग वहां पर आए थे तो उन आंखों में क्या था, सबके लिए सत्कार था। सरदार साहब ने फिर फरमाया, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा सकते हैं, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास होगा। ऐसे आदमी गरीबों को कभी न सतावेगा। उसका संकल्प
दृढ़ है, जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा, चित्त मतलब उसके मन को स्थिर रखेगा, वह चाहे धोखा खा जाए परंतु दया और धर्म से कभी नहीं हटेगा। तो यहाँ पर हमारा क्या है, जो चैप्टर है वो खत्म होता है। जो हमारा आज का जो ये निबंध था, तो इसके रचनाकार कौन थे? प्रेमचंद थे। और प्रेमचंद को आप अच्छे से जानते हैं, हिंदी साहित्य की नींव समझती हूँ मैं तो प्रेमचंद के बारे में यदि आपको इन फ्यूचर पढ़ना पड़े तो एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़िए, एक एक उपन्यास, नाटक, रचना, कहानी को अच्छे से कीजिए, क्योंकि उपन्यास के बिना मुझे ऐसे लगता है कि हर एग्जाम अधूरा है। तो लेखक परिचय में इसको भले ही थोड़ा दिया हो, बट हम 9th की बुक में इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। हिंदी के एक महान लेखक और कथा सम्राट के नाम से प्रसिद्ध प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे से जानते होंगे। इन्होंने समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना से ओत प्रोत कई कहानियां लिखी। जो भी इनकी लेखनी थी जो प्रेमचंद की, वो क्या थी? सभी समाज सुधार की और राष्ट्रीय भावना से ओत प्रोत थी, जो भी इन्होंने रचना की है। और जैसे इनकी में अनेक कहानियां हैं जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, जिसके बारे में जिसके हमें विषय के बारे में पता होना चाहिए। ईदगाह, बड़े भाई साहब, गुल्ली डंडा, दो बैलों की कथा, और बड़ों और बच्चों के बीच बहुत पढ़ी और सराही गई है, क्योंकि ये कहानियां तो जो हमारी एनसीईआरटी बुक है उनके अंदर भी दी हुई हैं। और मुंशी प्रेमचंद का मैंने आपको किसी का नहीं कहा, मुंशी प्रेमचंद का आपको जन्म और मृत्यु दोनों को याद रखना है। 1980 लम्ही ग्राम में इनका जन्म हुआ था और 1936 में कम उम्र में ही इनका देहांत हो गया था, ठीक है। तो आज का जो हमारा चैप्टर था वो यहीं पर खत्म होता है। तो नेक्स्ट हम आज ही करेंगे चेतक की वीरता, जो हमारा 11वां चैप्टर है उसको करेंगे, ताकि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो, रिवीजन क्लास हो और हम आगे बढ़े। क्योंकि जितने जल्दी सिलेबस कंप्लीट होगा उतना जल्दी हम रिवीजन कर पाएंगे और एग्जाम को इजीली क्लियर कर पाएंगे। और आप सबसे कहना चाहती हूँ कि मैं सारा सिलेबस करवाऊंगी, चाहे उसमें हिंदी व्याकरण है और या फिर हिंदी पेडागोजी है और हिंदी साहित्य है, सब आपको करवाया जाएगा, कंप्लीट मिलेगा। चाहे मुझे टाइम लग जाए, बट कोशिश करूंगी कि मैं मई और जून में आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दूं। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।